आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस या हम पहले सिंपली इंडक्टेंस। देखिए इंडक्टेंस क्या है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था +1 में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी वो कॉन्टिन्यूसली उसी वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स इस चीज को हम कहते हैं दैट इज द inertia. So it is the inability of the body to change its position या state by itself, या this is the resistance to the change. यहां हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, inertia क्या है, रेजिस्टेंस टू द चेंज, है ना। हम कह रहे हैं कि किसी कॉइल में, कोई भी कॉइल है, राइट, यहां हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं। करंट अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां कॉइल की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, जो करंट इंक्रीज हो रहा है उसको उसने इंक्रीज नहीं होने देना। और अगर कॉइल में, अगर इस कॉइल में करंट डिक्रीज हो रहा है, मान लो ये कॉइल है, इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इस करंट को इसने डिक्रीज नहीं होने देना। तो यहाँ इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज नहीं होने दे रहा जा रहा। यहाँ अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है जो करंट को डिक्रीज नहीं होने दे रही। तो यहाँ हम एक इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है दैट इज नोन एज द इंडक्टेंस, राइट। सो यहाँ इंडक्टेंस, एक सिंपल सा लॉजिक क्या आ गया, इंडक्टेंस इज ए electrical inertia which opposes the build-up of current or decay of current. अगर करंट इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है दैट मीन्स यहाँ करंट बिल्डअप हो रहा है तो उसको बिल्डअप नहीं होने दे रहा उसने। यहाँ अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो di/dt की वैल्यू लेस देन 0 होगी। करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ या डिके कर रहा है, डिक्रीज होने का मतलब करंट कम हो रहा है, तो डिके कर रहा है, तो यहाँ उसने डिके नहीं होने देना। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या हो गया, दिस इज अपोजिंग, क्या अपोज कर रहा है, अपोजिंग द बिल्डअप ऑफ करंट and or we say decay of current, right, decay of current. So इन दोनों चीजों को वो जो प्रॉपर्टी है, कॉइल की जो प्रॉपर्टी है which opposes the build-up of current or decay of current, that is known as the inductance, ठीक है। अगर हमारे पास एक कॉइल है, मान लो ये कॉइल है, कंसीडर ए कॉइल, राइट। So we consider one coil here. अब देखिए इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, सो नंबर ऑफ टर्न्स आर n, and area of each coil, each turn, area of each turn. So यहाँ हम लिखे consider a coil having number of turns n and each turn has area A, right। अब देखिए यहां पर जो फ्लक्स होगी, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो हम क्या कहेंगे, देयर इज ए मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, देयर इज ए मैग्नेटिक फ्लक्स। सो बिकॉज ऑफ दिस करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, अब एक कॉइल, एक जो टर्न है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगी, है ना। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n टर्न्स हैं
तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने लिंक्ड होगी? तो अगर हम बात करें, इफ फाई बी इज द फ्लक्स linked with one turn, then the total flux linked with the coil कितनी आएगी? Total flux linked with the coil कितनी आएगी? Total flux is phi. हम total लिख लेते हैं, this is number of turns this flux. अब देखिए, अगर हम बात करें जो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है या सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? राइट, अगर हम बात करें द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, है ना। अब जितना ज्यादा ये करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम परमेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, अगर इसमें हम कोई कोर नहीं डाल रहे हैं, कोई हम मटेरियल नहीं डालते जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा हो, अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स यहां जो फ्लक्स है, ये टोटल जो फ्लक्स है किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? करंट के ऊपर। राइट, सो हम बात करेंगे टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, राइट। सो इट डिपेंड्स, इज डायरेक्टली proportional to the current through the wire, current through the, not wire, it is current through the coil. So हम बात कर रहे हैं phi total, that is NB, phi B, it is directly proportional to the current. अगर करंट बढ़ता जाएगा हमारे पास फ्लक्स भी बढ़ती जाएगी। यहां हम जो कांस्टेंट की बात करेंगे, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज द इंडक्टेंस। यहां हम जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं, यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड इंडक्टेंस। अगर हम सिंगल कॉइल की बात करें, अगर हमारे पास सिंगल कॉइल है, ठीक है, तो हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस आएगा। जो इंडक्टेंस है ये आगे दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। वन इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड अदर इज द सेल्फ इंडक्टेंस। हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, फिर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस चीज पर, क्या उसे किस चीज डिनोट करते हैं? सो सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज इक्वल बाय, डिनोटेड बाय L. So this is L is the coefficient of self inductance या simply inductance of the coil, ठीक है। So this is the coefficient of self inductance, और सिंपली हम कहें सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। राइट, नाउ पहले हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। सो देयर इज, हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी कॉइल में करंट इंक्रीज होगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चेंज इन करंट को अपोज कर रही है, दैट इज द इंडक्टेंस। राइट, अगर हम बात करें एक सिंपल डेफिनेशन की, तो इंडक्टेंस किस तरह लिख सकते हैं? देखिए, सो इंडक्टेंस
और अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो हम स्पेसिफिकली सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी? दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, स्पेलिंग चेक कर लेना शायद गलत ना हो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल which opposes the change in the current, change in the current, or which opposes the change in the magnetic flux, or which opposes the change in the magnetic flux. राइट, सो दैट इज द कॉइल की जो ऑपोजिशन है, करंट को इंक्रीज होना या डिक्रीज होने से रोकना, या मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज होना और डिक्रीज होना से, दैट इज, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो फ्लक्स है किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? करंट के ऊपर। सो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फ्लक्स होगा, जितनी ज्यादा करंट चेंज होगा उतनी ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगी। राइट, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की, एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर आगे देखते हैं। सो हमारे पास क्या था, देखिए phi total, that is n into phi b, this is L into I, right? SI यूनिट जो होंगे, देखिए SI यूनिट जो होंगे, SI यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस आर हेनरी, राइट। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा? दिस इज इन वेबर्स। फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर्स, वेबर, राइट, एंड करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। सो करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, है ना। तो हमारे पास यूनिट क्या होंगे? 1 हेनरी, 1 हेनरी। देखिए यहां पर L की वैल्यू क्या आएगी? दिस फ्लक्स इज वेबर्स, L इज इन हेनरी, I इज इन करंट, और 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर, राइट, 1 वेबर पर एम्पियर आ जाएगा। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस के लिए क्या देखते हैं? देखिए फ्लक्स क्या होती है? फ्लक्स इज B इंटू E, राइट। अब इसके डायमेंशंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं ना? तो आप सिंपल सा एक लॉजिक देखिए, फोर्स किसके बराबर होती है? BIL के बराबर होती है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस यहां से हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फोर्स के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द करंट एंड द लेंथ। तो यहां से हम इस फॉर्मूला से बड़े इजीली हम डायमेंशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या आएगा? डायमेंशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? फोर्स के क्या है डायमेंशंस? दिस इज M1 L1 T-2, करंट इज एम्पियर के लिए A लिख लेते हैं, लेंथ इज L, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज M1 L0 T-2 A-1, ये आ गया। अब फ्लक्स के लिए क्या आ जाएगा? फ्लक्स के लिए देखिए क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिया, एरिया के हम देख लेते हैं साथ में। सो दिस इज M1 L0 T-2 एंड A-1 एम्पियर। अब हमारे पास क्या आ गया? एरिया क्या आ गया? एरिया इज L2, राइट। तो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज, दिस इज M1 0 + 2 L2 T-2
एंड ए माइनस वन। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब हमने हेनरी या डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो हमारे पास क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज m1 L2 t minus 2 a minus 1 divided by a1, राइट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज m1, देखिए L2 t minus 2, ये 1 पड़ा ऊपर जाके -1, -1 और -1 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इंडक्टेंस का। ये हम बात करें स्पेसिफिकली, हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही आएगा। हमने बात की सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स की बात करें, अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस in terms of parameters of the coil, that is number of turns, area of the coil and permittivity of the medium। अब देखिए हमारे पास जो टोटल फ्लक्स थी, टोटल फ्लक्स हमारे पास कितनी आ गई? टोटल फ्लक्स वाज दिस इज number of turns into flux through the each turn and this is equal to L into I। ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना। अब देखिए अगर हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा? फ्लक्स रिलेटेड विद वन कॉइल। अब देखिए यहां पर जो फ्लक्स आएगी phi b दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और एक टर्न का एरिया कितना आ गया? ये आ गया, ये। सो दिस इज द magnetic flux related with one coil। So magnetic flux related with one coil, right। तो हमारे पास अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड क्या होता है? अभी हमने लिखा भी था, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट एन आई। ठीक है, दिस इज म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितनी है? एन है। टोटल लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल एल। सो इफ L, small l is the length of the solenoid, और हम बात कर रहे हैं कॉइल की, सोलेनॉइड और कॉइल, ये आ गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो n कितना आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया, राइट। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? देखिए सो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, और फाई बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। एंड टोटल फ्लक्स हमारे पास कितनी आ जाएगी? टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी फाई टोटल इज एन इंटू फाई बी, राइट। टोटल फ्लक्स इज n इंटू फाई बी, राइट। तो फाई बी, फाई टोटल कितना आएगा? देखिए n तो ये है, n आ गया हमारे पास, आ गया म्यू नॉट n अपॉन l इंटू आई इंटू ए, राइट। ये आ गया, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट n स्क्वायर I अपॉन एल इंटू ए, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सा आई रीअरेंज करके देखें तो रीअरेंज कर लेने से क्या आएगा? दिस इज फाई टोटल इज म्यू नॉट
एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई, राइट। तो ये एक हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, जो टोटल फ्लक्स इज एल इंटू आई। इन दोनों इक्वेशन को सिंपली कंपेयर करेंगे तो ये टर्म हमारे पास देखिए फाई के कॉरस्पॉन्डिंग फाई टोटल आ गया, आई के कॉरस्पॉन्डिंग आई आ गया। तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन की टर्म्स में अगर लिखें तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n इंटू एल है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या आएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस आ गई ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, राइट। अब इसको एक बार ध्यान से देखिए फिर आगे करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ईएमएफ, हमने बात की थी अगर फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगी, ठीक है। अब वो ईएमएफ इन फ्लक्स को या इन सेल्फ इंडक्टेंस को हम इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ भी लिख सकते हैं। देखिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज ऑलवेज in such a way that it opposes the cause which produces the change in the magnetic flux, यही था ना। तो हमारे पास क्या था, अगर हम टोटल की बात करें इस एंड और इस एंड के क्रॉस कितनी ईएमएफ जनरेट होती है, तो लेट्स से ईएमएफ induced across the terminals of the coil, राइट। हम बात करें तो क्या आएगा, देखिए तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आएगी, माइनस डी फाई बाई डी टी। लेट से हम टोटल हमने अक्रॉस द एंड्स बात की है तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहां टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, एल इंटू आई। तो ईएमएफ क्या होगी, ईएमएफ इज माइनस डी बाई डी टी एल इंटू आई। सो एल इज कांस्टेंट, एल तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इन ईएमएफ की इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो जितनी ज्यादा करंट चेंज होगा, जितनी जल्दी करंट चेंज होगा उतनी ही ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। यहां एक और चीज है, अगर हम इन जो यूनिट्स हैं इंडक्टेंस के या सेल्फ इंडक्टेंस के जो यूनिट हैं उनको इन टर्म्स ऑफ वोल्ट भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हेनरी है ही है ना, दिस इज हेनरी, राइट। करंट इज एम्पियर, टाइम कितना हो गया, सेकंड में आ गया, राइट। तो हेनरी को हम किस तरह लिख सकते हैं, सो दिस इज वोल्ट सेकंड, उधर चला गया, वोल्ट सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पियर, है ना। सो 1 हेनरी कैन बी रिटन एज 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। हम हेनरी को किस तरह भी लिख सकते हैं, पहले हमने 1 हेनरी को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ वेबर, तो दिस इज 1 वेबर पर एम्पियर। तो ये हमारे पास चाहे हेनरी को इस टर्म ढंग से भी लिख सकते हैं और समटाइम्स वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ 1 वेबर पर एम्पियर। सो दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द हेनरी। अब देखिए अब जैसे ही करंट बिल्डअप हो रहा है तो दैट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना, तो जो अपोजिशन मिल रही है
करंट बिल्डअप को ऑपोजिशन मिल रही है। दैट मीन्स अगर हमने स्टेडी स्टेट करंट फ्लो करना है तो हमको और पुशिंग करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमें वर्क करना पड़ेगा टू बिल्ड अप द करंट, तो हमें वहां पर एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, कुछ ना कुछ तो हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपोजिशन मिल रही है। अगर करंट जो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं अगर उसको अपोजिशन मिल रही है तो हमें उसको बढ़ाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क हम करेंगे कि हमें वर्क कितना करना पड़ेगा टू बिल्ड अप द करंट, और जो हम वर्क करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड एज अ एनर्जी। सो सेल्फ इंडक्टिव कॉइल में हम बात करते हैं जब भी एनर्जी की, हम कहते हैं कि जैसे कि कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह हम बात करेंगे ये जो इंडक्टर है इट स्टोर्स द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो डिवाइस है इंडक्टर है, ठीक है, या कॉइल है, इट स्टोर्स द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, हम उस चीज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक पॉइंट है कि जब हम ईएमएफ करंट इंक्रीज हो रहा है या करंट चेंज हो रहा है, कौन सा टर्मिनल कॉइल का पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल कॉइल का नेगेटिव होगा। ठीक है, पहले उस चीज पर हम बात कर लें फिर हम देखते हैं। हमारे पास क्या है कि एक कॉइल मान लीजिए, दिस इज अ कॉइल, ये हमारे पास एक कॉइल है ना, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक स्विच लगाई, ये आ गया। अब जब स्विच को क्लोज करेंगे, यहां से ध्यान से देखिए, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, तो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो करंट को बिल्डअप करने के लिए कुछ तो टाइम लगता है ना। जब ये स्विच क्लोज करेंगे, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, so current will increase, so current will increase, so that means di by dt की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहां पर जो करंट इंक्रीज हो रहा है di by dt इज, करंट की डायरेक्शन तो यही होगी ना, करंट ये आ गया। लेकिन अब ये हमने क्या कहा है, इसकी जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या है, जो करंट बिल्डअप हो रहा है उसको उसने बिल्डअप नहीं होने देना, या एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जो इस करंट को जो इंक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज नहीं होने देना। दैट मींस यहां पर कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो करंट इंड्यूस होगा, वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। सो यहां देखिए, जो करंट इस तरफ जा रहा है उसको अपोज करने के लिए हम कहेंगे कि करंट इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, जो राइट यहां पर इंक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज नहीं होने देना ना। दैट मींस अगर इंक्रीज नहीं होने दे रहा तो उसका अपोजिशन में कुछ ना कुछ इंड्यूस करंट हो जाएगा। सो ये हम कहेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अगर करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है तो ये कॉइल का ये वाला टर्मिनल एक सेल की तरफ जो बिहेव करेगी, तो ये एक सेल की तरफ बिहेव करेगी जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो ये हमारे पास टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा, ये हमारे पास टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा। सो इस चीज को हमारे पास ये आ जाएगा, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ इस तरह इंड्यूस हो रही है कि वो करंट को इंक्रीज नहीं होने देना। दैट मींस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी नीचे को, उसको अपोज करना है उसने, है ना। तो यहां हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अगर अब दूसरी सिचुएशन क्या है, जो स्विच क्लोज थी, अगर हम उस स्विच को ओपन करें तो क्या होगा, स्विच को ओपन करें, जो क्लोज स्विच थी उसको स्विच को ओपन करें तो क्या होगा, राइट। जब स्विच ओपन करेंगे, when the switch is opened, तो क्या होगा, करंट विल डिक्रीज, राइट। तो दैट मीन्स di by dt की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहां करंट की डायरेक्शन तो यही फ्लो कर रहा है लेकिन वो अब डिक्रीज करना शुरू हो गया, तो यहां di by dt इज
लेस देन 0। अब ये क्या करेगा कॉइल में, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, करंट जो डिक्रीज हो रहा है उसको उसने डिक्रीज नहीं होने देना। यही चीज हो गया ना, यहां करंट जो इंक्रीज हो रहा था उसको उसने इंक्रीज नहीं होने देना, यहां जो करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको करंट को डिक्रीज नहीं होने देना। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया, यहां पर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ये हमारे पास इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ गई। अगर करंट इंड्यूस इस डायरेक्शन में हो रहा है तो करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव हाई लेवल टू लो पोटेंशियल, है ना। तो ये एक सेल की तरह किस तरह बिहेव करेगा, इस तरह। तो ये वाला एंड इसका पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला एंड नेगेटिव बन जाएगा। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये कॉइल एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह इस तरह के बिहेव करेगी, ठीक है। और जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो यही कॉइल इस तरह बिहेव करेगी, राइट। सो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज EL इज इक्वल टू LdI बाय dt ही रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड कॉइल का नेगेटिव होगा। अब हम बात कर रहे हैं, अगर करंट को अपोजिशन मिल रही है तो करंट को इसमें यहां कॉइल में हमें करंट को बिल्डअप करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स सर्टेन वर्क हैज टू बी डन, कुछ ना कुछ इनपुट पावर लगानी पड़ेगी, राइट। वो हम बात करते हैं। हम देखिए, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पावर की बात की थी। पावर क्या थी, ठीक है। इनपुट पावर की बात करें तो इनपुट पावर क्या है, V इंटू आई। सो इनपुट पावर क्या थी, देखिए। सो इनपुट पावर क्या थी, इनपुट पावर इज V इंटू आई, ठीक है। अब क्या होगा, यहां देखिए ये पॉजिटिव हो गया, यहां नेगेटिव। तो वोल्टेज हम की बात करें, V इज द वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज कितनी आएगी, LdI बाय dt, राइट। ये हमारे पास आ गया। और पावर क्या होती है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर क्या आ गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। दैट मीन्स इसमें क्या कहेंगे कि स्टार्ट कैसे, कंसीडर ए कॉइल, उस किसी भी टाइम पर कॉइल में हमारे पास कितना करंट है, I फ्लो कर रहा है, राइट। सो अगर हम बात करें इसको सिस्टमेटिक लिखने की, किस तरह लिख सकते हैं, हम बात करेंगे, कंसीडर a coil having self-inductance L, right, having self-inductance L at any time, current in the circuit is, current in the coil is I, right, current in the coil is I, and because of the induced EMF, because of induced EMF that which opposes the build-up of current, right, which opposes the build-up of current, we have to do certain external effort, ठीक है। तो we have to do external effort to increase the current in the coil, है ना, in the coil। यहां पर एफर्ट आएगा, ठीक है, यहां आएगा
एफर्ट। तो हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं पावर इज V टू I। वोल्टेज क्या आ गई इसके अक्रॉस, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, LdIdt आ गई। दैट मीन्स अब बात करते हैं पावर क्या है, dW बाय dt, राइट। अब दिस इज इक्वल टू V इंटू I। वोल्टेज क्या आ गई, L इंटू I। तो हमें dW by dt, rate of doing work is L di by dt। देखिए करंट कितना इंक्रीज करना हमने, by di है ना, to increase the current in the coil by certain amount, let's say di, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वाली वैल्यू करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू, बैक ईएमएफ की वैल्यू, ऑपोजिशन डायरेक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमें स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए स्मॉल इंक्रीज करने के लिए वर्क डन देखना पड़ेगा। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, dW इक्वल टू L I di आ गया। अब इनिशियली करंट कितना होगा कॉइल में, 0 होगा। फाइनली करंट कितना होगा, वो हमने कुछ ना कुछ मैक्सिमम करंट हो सकता है। तो वर्क डन के लिए क्या होगा, टोटल के लिए दिस इज dW, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू I L I di। अब L I di क्या आएगा, सो वर्क डन इज इक्वल टू L इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू I di। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, I स्क्वायर बाय 2। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई तो हम बात करेंगे वर्क डन इज L इंटू I स्क्वायर बाय 2, 0 टू कैपिटल I। तो वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, हाफ L I स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमने वर्क किया है दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। So this is the magnetic potential energy for the coil. So this is the magnetic potential energy of the coil. अब देखिए एक और चीज है, यहां हम बात कर रहे हैं जो EMF इंड्यूस हो रही है, उसके जो EMF इंड्यूस हो रही है वो क्या कर रही है, जो करंट बिल्डअप हो रहा है उसको उसने इंक्रीज नहीं होने देना। दैट मीन्स ये जो हमें करंट इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज को अपोज कर रही है। तो इस टर्म को, इस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। सो ये यहां जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जिसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है, जिस ईएमएफ के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है, उस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बट this is the expression for the potential energy stored in the inductor or in the coil, but this potential energy is stored in form of magnetic field, right?